नमस्कार दोस्तों। दिशा इराइज ऐप में आपका स्वागत है। आज हम फिर 10th क्लास का चैप्टर है 8वां, जीव जनन कैसे करते हैं या जीवों में जनन। बहुत ही सरल भाषा में और व्यवस्थित नोट्स हैं बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि शायद इन नोट्सों को पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स मिल सकें। पूरे में से पूरे मिलें वो भी कम हैं। बस आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से इनको, जैसा आपको समझाया जा रहा है उस तरीके से समझिए और बार बार लिखकर याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं जीवों में जनन कैसे होता है। जनन प्रत्येक जीव के लिए एक आवश्यक क्रिया है। किसी भी जीव के द्वारा अपनी संतति को या अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करना बहुत ही जरूरी है। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है? जीवों का मतलब पादप एवं जंतु, दोनों में ही हम जनन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जनों जनन बहुत ही नेसेसरी है अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए। इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि जनन कहते किसे हैं। जनन कहते किसे हैं? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर जीवन को पृथ्वी पर कायम रखना है तो जनन बहुत जरूरी है। और जनन प्रक्रिया के अंदर प्रत्येक जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। गाय से गाय के समान ही संतति उत्पन्न होती है, कोई दूसरा जीव उत्पन्न नहीं होता। मानव से मानव के समान ही संतति उत्पन्न होती है, कोई दूसरा जीव उत्पन्न नहीं होता। अगर होता है तो बहुत ही विवादास्पद स्थिति है, वरना प्रत्येक जीव अपने समान ही संतति उत्पन्न करता है। चाहे कोई भी जीव देख लीजिए, पौधों से भी उसी प्रकार, जंतुओं से भी उसी प्रकार। आम के बीज से आम ही बनेगा, अमरूद के बीज से अमरूद ही बनेगा। ये नहीं है कि अमरूद के बीज से हम पपीता बना लेंगे या गाय से हम भैंस का बच्चा प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला, अब बात यह आती है कि प्रत्येक जीव अपने समान संतति उत्पन्न कैसे करता है। कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, गुणसूत्र के डीएनए, गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। प्रत्येक जो कोशिका होती है उस कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। इन आनुवांशिक गुणों को पैतृक कोशिका से संतति कोशिका में या पैतृक से संतति में ले जाने का कार्य कौन करता है? गुणसूत्रों के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाई जाती है? एक संरचना पाई जाती है जिसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। ये जीन जो होते हैं वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है, डीएनए अपने समान प्रतिकृति करता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है, जिससे क्या होती है? नई कोशिकाएं बनती हैं। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इनसे कोशिकाओं में विभिन्नता जरूर आती है और विभिन्नता लाभदायक होती है, उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं समान हैं किंतु समरूप नहीं है। एक नई बात है, नई कोशिकाएं क्या है? समान है किंतु समरूप नहीं है। प्रत्येक कोशिका जो बनती है, वो नई कोशिका जो बनती है वो पैतृक कोशिका के समान है किंतु समरूप नहीं है। समरूप का मतलब होता है हूबहू वैसे ही
होना। जैसे किसी माता पिता से कोई बच्चा उत्पन्न होता है, उनके समान होता है लेकिन सेम उनकी शक्ल जैसा नहीं होता है। ये तो जरूर होता है कि बच्चा माँ पे जाता है, पिता पे जाता है, या अपने दादा पे, या नानी पे, नाना पे, दादी पे, इन पे जाता है, लेकिन कभी भी हूबहू सेम शक्ल का नहीं होता। बहुत कम चांस बनते हैं कि सेम शक्ल का हो। तो प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें समानता तो होती है लेकिन समरूप नहीं होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जब डीएनए प्रतिकृति करता है तो वो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताएं उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो ये जो उत्तरजीविता है, जो जीवों का प्रक्रम जो लगातार चल रहा है, वो इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। क्योंकि पहले पर्यावरण अलग था, आज पर्यावरण अलग है। आज के पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए जो विभिन्नताएं आती हैं वो पर्यावरण के प्रति अडेप्ट या अनुकूलित होने के लिए ही आती हैं। इसलिए आज के पर्यावरण को देखते हुए, आज पर्यावरण में ढलने के लिए जिन विविधताओं की, जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, वो परिवर्तन या विभिन्नताएं होना बहुत जरूरी है। विभिन्नता का महत्व क्या है? जो विभिन्नताएं आ रही हैं उनका महत्व देखिए आपके सामने। लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है विभिन्नता। अगर जीवों में विभिन्नता नहीं होगी, जो पैतृक संतति से नई संतति, जो पैतृक से नई संतति आ रही है, उन जीवों में अगर आज के पर्यावरण के अनुसार विभिन्नताएं नहीं होंगी तो उत्तरजीविता नहीं बनी रहेगी। जैव विकास का आधार है, जो विभिन्नताएं आती हैं वो जैव विकास का आधार है। जीवों का जो विकास हो रहा है उसका आधार है। आज आप देख लीजिए, हजारों साल पहले क्या मानव इसी रूप में था क्या? आपने इतिहास पढ़ा होगा मानव का कि पहले मानव के पूंछ हुआ करती थी, पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पूंछ भी विलोपित हो गई, बाल नहीं रहे पूरे शरीर पे। तो परिवर्तन आए हैं। जिन चीज़ों की जरूरत नहीं थी पर्यावरण के अकॉर्डिंग, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, और जो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हैं उन चीज़ों का धीरे धीरे विकास डेवलप होता गया। अगली बात हम देखते हैं बच्चों कि लैंगिक प्रजनन की विधियां। प्रत्येक जीव दो प्रकार से प्रजनन करता है। जीवों में दो प्रकार से प्रजनन होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक। और एक कायिक प्रजनन पाया जाता है जो अलैंगिक प्रजनन, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक एकल जीव, इसके अंदर एकल जीव होता है जो नए जीव उत्पन्न करता है। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, एक डिफरेंस भी मिलेगा आपको लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन के दौरान, कि एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। जो नया जीव बनता है वो पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। समरूप भी हो सकता है, समान तो होगा ही होगा। युग्मक का निर्माण नहीं होता। इस अलैंगिक जनन के दौरान युग्मक का निर्माण नहीं होता। सतत गुणन के लिए, व्यापक वृद्धि के लिए, सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। कवक, शैवाल, इन जीवों के अंदर ये अधिक मात्रा में या अधिक उन्हीं में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में यह लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। तो आपको समझ में आया होगा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंदर सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। एकल जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, और जो एकल जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है वह जीव पैतृक जीव के समान एवं समरूप होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता। इस क्रिया के अंदर क्या होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता। सतत गुणन के लिए यह बहुत उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, जैसे शैवाल, कवक आदि में। अब आता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के अंदर दो एकल जीव भाग लेते हैं। दो एकल जीव कौन? एक नर और एक मादा। जब नर एवं मादा मिलकर ही इसमें एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है। नर युग्मक या मादा युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक बनाते हैं। नर एवं मादा मिलकर क्या बनाते हैं? नर युग्मक या मादा युग्मक। या तो उनसे नर
संतति उत्पन्न होगी या मादा संतति उत्पन्न होगी। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है। नया जीव जो होता है वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, किंतु पैतृक जीवों के समरूप नहीं होता। समरूप का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, समरूप का मतलब होता है सेम हूबहू उन्हीं के समान दिखना। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, और बहुत कम आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, लाखों के, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं, सेम हूबहू एक जैसे ही लगे। लेकिन नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान, आनुवांशिक रूप से वैसा ही होगा कि रंग वैसा हो सकता है, नाक वैसी हो सकती है, आँख कान, लेकिन कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा, मतलब समरूप नहीं होगा वो बिल्कुल। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। प्रजाति में जो जाति चल रही है, जो जाति की हम बात कर रहे हैं, उस जाति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, और विभिन्नताएं अपने लिए लाभदायक होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो विभिन्नताएं आती हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, तो प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। ये किन में पाया जाता है? उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। यह उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। मानव, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, इनमें पाया जाता है। तो आप समझ में आ गएंगे। लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन में कोई अंतर पूछे वो भी आप बता सकते हो। ये एकल जीव के द्वारा होते हैं, मादा एवं नर मिलकर आपस में नई संतति का निर्माण करते हैं। यह उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है और यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। यह विप्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, और युग्मक का निर्माण, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें नर या मादा युग्मक का निर्माण होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों। ध्यान रहे, लाइक एवं शेयर जरूर करें। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अब अलैंगिक प्रजनन में बात आती है कि अलैंगिक प्रजनन होता किस तरीके से। अलैंगिक प्रजनन की विधियों के बारे में हम बात करेंगे कि पहली विधि है विखंडन। कि इस विखंडन के शाब्दिक अर्थ आप समझ रहे हैं। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब है कि इसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटकर नए जीव का निर्माण करती है। इस प्रक्रम में एक जनक कोशिका दो या दो से कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के बाद वो प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण करेगी। इसके समान, पैतृक जीव के समान। का शाब्दिक अर्थ आप समझाओगे तो यह विधि आपको समझ में आ जाएगी। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन से मतलब समझ में आ रहा है कि दो कोशिकाओं में, कि प्रत्येक कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है? दो कोशिकाओं में विभाजित होगी। जैसे अमीबा में, एक अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका केंद्रक ये कितनी कोशिकाओं में धीरे 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 ये चलता रहेगा, और इसका केंद्रक भी दो कोशिकाओं में बट जाएगा, और ये दो कोशिकाएं आपस में आगे आकर ये कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करेगा, जो बिल्कुल किसके समान होगा? पैतृक जीव के समान होगा। बहुखंडन। बहुखंडन से आप समझ रहे हैं, बहु मतलब बहुत सारे टुकड़े। जब इस विखंडन क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाती है, और प्रत्येक कोशिका नए जीव का निर्माण करती है, जो कि पैतृक जीव के समान होता है। जैसे प्लाज्मोडियम में एक कोशिका बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है, और प्रत्येक कोशिका नए जीव का निर्माण करती है। खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशी के जीव विकसित होते हैं। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशी के जीव विकसित होते हैं। विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे स्पाइरोगायरा में, एक शैवाल है स्पाइरोगायरा,
जिसमें इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय, ये निम्न वर्गीय जीव हैं, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और ये टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करेगा, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव के, जो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करेगा वो पैतृक जीव के समान संतति उत्पन्न करता है। पैतृक जीव के समान संतति, पैतृक जीव के समान संतति उत्पन्न करता है या उसके समान विकसित होता है। समझ में आ रहा है बच्चों कि अलैंगिक प्रजनन की विधियां, विखंडन और खंडन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की क्षमता ऐसी क्षमता जिससे प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाए, या कोई टुकड़ा टूट जाए तो जीव में ऐसी क्षमता हो जाती है, होती है कि वो पुनः उस अंग को विकसित कर लेता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है, जब कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा पैतृक जीव में विकसित हो जाता है, इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। आपसे कोई पूछे पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, पुनरुद्भवन की आप एक सुव्यवस्थित परिभाषा यही है कि जब किसी कारणवश कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को पुनरुद्भवन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में, प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में। हाइड्रा, ये प्लेनेरिया, ये हाइड्रा, इसका देखिए प्रत्येक हाइड्रा का प्रत्येक, जैसे एक हाइड्रा के 3 टुकड़े, अब इसका प्रत्येक टुकड़ा, ये टुकड़ा भी पूरे हाइड्रा में पैतृक जीव के समान आपको दिख रहा है, जैसा ये दिख रहा था पूरा उसके समान विकसित हो गया, हो जाता है हाइड्रा। इसका ये नीचे वाला टुकड़ा देखिए, ये भी पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित हाइड्रा में विकसित हो गया। इसी प्रकार से प्लेनेरिया में देखिए, प्लेनेरिया यहाँ से टुकड़ा हो गया, ये पूरे जीव में विकसित हो जाएगा। मध्य वाला भाग भी पूरे जीव में विकसित हो जाएगा, और पुच्छ वाला भाग भी नए जीव में विकसित हो जाएगा। छिपकली के अंदर भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो छिपकली में दोबारा से पूंछ का निर्माण हो जाता है, इसे पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। अपने शरीर में लीवर होता है, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मुकुलन, अलैंगिक प्रजनन की विधियां बता रहा हूं मैं आपको। अलैंगिक प्रजनन के अंदर अगली विधि है मुकुलन। मुकुलन से आपका अर्थ समझ में आ रहा है कि मुकुलन हाइड्रा और यीस्ट में पाया जाता है। मुकुलन का मतलब होता है एक उभार, किसी जीव के ऊपर एक उभार बनता है, किसी जीव के ऊपर एक उभार बनता है। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से एक उभार बनेगा, हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से एक उभार बनेगा, और ये उभार धीरे 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 विकसित होकर इससे अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये एक पूर्ण हाइड्रा का रूप ले लेगा, ये एक पूर्ण हाइड्रा में विकसित हो जाएगा। इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल। इसको क्या कहते हैं? मुकुल। और इस मुकुल द्वारा एक पूर्ण पैतृक जीव का विकास होना क्या कहता है? मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन। मतलब ये विधि हो गई मुकुलन। तो अपन सीधा सीधा कहेंगे क्या, इस प्रक्रम में सजीव के, इस प्रक्रम में सजीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल, जिसे मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, पहले धीरे धीरे विकास करता है और फिर पूर्ण पैतृक जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाते हैं। ये जनक से अलग होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। उदाहरण हाइड्रा एवं यीस्ट में, यीस्ट में किण्वन क्रिया के द्वारा असंख्य यीस्ट जीवाणु बनते हैं। आगे देखिए बच्चों, यह हाइड्रा में मुकुलन क्रिया के द्वारा आपको मुकुल का बनना दिखाया जा रहा है।
इसमें ये मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर एक पूर्ण जीव का विकास करता है। इस प्रक्रम को मुकुलन विधि कहते हैं। अब आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक शब्द से तात्पर्य है कि पौधे को बीज को छोड़कर, पौधे के बीज को छोड़कर पौधे के अन्य किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होना। बीज को छोड़कर, बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है। कुछ पौधे नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, बीज नहीं आएगा इसमें, जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, से नए पौधे का निर्माण होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बीजाणु समासन या बीजाणु धानी। कुछ जीवों के जंतुओं के सिरे पर बीजाणु जनन, ये कहते हैं हम बीजाणु जनन। कुछ जीवों के जंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। कुछ ही जीवों के जंतुओं के सिरे पर बनती है ये, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु धानी बनती है तो सीधी सी बात है ये बीजाणु धानी है, और इसमें क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर वृद्धि करते हैं। ये जो बीजाणु होते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये बाहर आके और वृद्धि करते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जिसमें बीजाणु होते हैं, बीजाणु की संरचना गोल होती है। संरचना कैसी होती है, गोल, जो एक मोटी झिल्ली से रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर जब इनके अकॉर्डिंग, जब इनकी वृद्धि करने के लिए उत्तम वातावरण होता है, तब ये वृद्धि करते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन। आगे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विधियां। कुछ प्राकृतिक विधियां इस प्रकार से हैं। तने द्वारा, तने के द्वारा भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। तना जैसे आलू, आलू क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है। तो हम आलू को काटकर या एक आलू को भूमि में उगाते हैं, मिट्टी में दबाकर रख देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात, मतलब जब उनके अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तब वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि तने द्वारा नए पौधे का निर्माण करना। तो उसका उदाहरण है अदरक और आलू। आपसे कोई पूछे आलू क्या है, तो आप कहोगे तना, फल नहीं है। अदरक क्या है, तना। जड़ द्वारा टहलिया, शकरकंद। टहलिया और शकरकंद, शकरकंद आपने खाई होगी, आलू की जैसी आती है लेकिन मीठी होती है। आलू या अदरक की तरह टेढ़ी मेढ़ी सी मीठी होती खाने में, वो क्या है, जड़ है। उसको हम अगर मिट्टी में उगा देंगे या बोएंगे तो उससे एक नया पौधा विकसित हो जाएगा, जिससे हम शकरकंद प्राप्त कर सकते हैं। पत्तियों द्वारा, पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे ब्रायोफिलम है एक पौधा, उसकी पत्तियों के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफिलम की पौधे पर क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं। जैसे इसका ये इधर कलिकाएं पाई जाएंगी, क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं। ये कलिकाएं गिर जाती हैं भूमि पर या जमीन पर गिर जाती हैं, तो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। अतः पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। कृत्रिम विधियां, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कृत्रिम मानव द्वारा तैयार की गई विधियां हैं, जिनसे हम नई पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। रोपण, कौन सी विधि, रोपण। रोपण विधि द्वारा आम को उत्पन्न किया जा सकता है या आम के पौधे को लगाया जा सकता है। लेयरिंग चमेली, चमेली की जो पौधा होता है चमेली का, उसकी कर्तन मतलब उसकी टहनियों को काटकर और उनको लेयरिंग के रूप में लगाकर हम चमेली के नए पौधे को विकसित कर सकते हैं। कर्तन गुलाब,
गुलाब का पौधा जो होता है, आपने देखा होगा बच्चों, एक गुलाब के पौधे के ऊपर कई रंगों के गुलाब आपको मिल जाएंगे। लाल कलर का गुलाब भी मिल जाएगा, पिंक कलर का भी मिल जाएगा, व्हाइट कलर का, एक ही गुलाब पर। तो ये किसके द्वारा हो पाता है? ये कृत्रिम विधि है, कर्तन विधि द्वारा। और इस विधि द्वारा क्या होता है बच्चों, जैसे गुलाब का जो पौधा होता है, जैसे रेड गुलाब है, ये क्या है? रेड गुलाब है। और इस रेड गुलाब के जब पौधे को व्हाइट गुलाब की कर्तन विधि से यहाँ इस व्हाइट गुलाब को लगा दिया, इसकी कलम कलम रोपण विधि ली हमने, और इसके ऊपर क्या हमने इसको यहाँ लगा के, और हमने इसको मिट्टी से एक सूती कपड़े के द्वारा बांध दिया। उस समय पश्चात आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो खिलने वाला गुलाब का पुष्प है वो किस कलर का होगा? वाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? वाइट कलर का होगा। इसी प्रकार से हम इसी के ऊपर दूसरे कलर का पुष्प भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कृत्रिम विधियों के द्वारा कि पौधों में हम कायिक भाग से नए पौधे को विकसित कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन इस विधि में शाखाओं के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। शाखाओं के सिरे से कोशिकाएं लेकर, जो टहनियां होती हैं उनके सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। मतलब जो इनके प्रति अनुकूलित होता है, ऐसा माध्यम, रासायनिक माध्यम या हार्मोन्स माध्यम। ये कोशिकाएं गुणन या वृद्धि कर, ये कोशिकाएं जो हमने शाखाओं से जो सिरे से कोशिकाएं लेकर और उन्हें हम उनके अनुकूलित माध्यम में या हार्मोन्स में या रासायनिक पदार्थों के बीच में रखा जाता है, साथ रखा जाता है, तो ये कोशिकाएं गुणन या वृद्धि कर कोशिकाओं का एक गुच्छ बना लेती हैं। कोशिकाओं का एक गुच्छ बना लेती है और उस गुच्छ को कहते हैं कैलस। इससे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। कैलस को हार्मोन में रखा जाता है। इसे किस में रखा जाता है? हार्मोन में रखा जाता है, जिससे उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। और उसमें कैलस में क्या होगा? विभेदन होगा, विखंडन होगा और नए पौधे का निर्माण होगा, जिससे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। ऐसा कौन से पौधों में किया जाता है? आर्किड एवं सजावटी पौधों में। आर्किड एवं सजावटी पौधों में। ये बच्चों, ये बहुत ही उत्तम तकनीकी है, जिसके द्वारा बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके लिए खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए भी ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्याओं को खाद्यान्न का उपलब्ध कराना एक आसान होता जा रहा है। नहीं तो एक विकट समस्या हो जाती है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न किस तरीके से पहुंचाया जाए। इसलिए बहुत ही उन्नत तकनीकी है और बहुत कारगर सिद्ध होगी तकनीक। कायिक संवर्धन के लाभ। कायिक संवर्धन के लाभ लाभ थे तभी तो ऐसे ऐसे प्रयोग की हुए। बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे गुलाब, केला आदि के नए नए पौधे बना सकते हैं। कायिक संवर्धन से क्या? उत्तक संवर्धन से क्या हो रहा है? देखो, बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से किसके समान होंगे? जनक के समान होंगे। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। इससे कायिक संवर्धन से क्या होता है? बीज रहित फल। जो केला, गुलाब का जो गुण होते हैं वो कौन से कायिक संवर्धन के द्वारा जो पौधे प्राप्त करेंगे उनमें भी वही गुण होंगे। दूसरा, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। मतलब इनका गुदा ज़्यादा होता है, बीज कम होगा। पौधे उगाने का सस्ता व सरल तरीका। पौधे उगाने का सस्ता व सरल तरीका है। बहुत ही गुणवत्ता युक्त पौधे उगा सकते हैं और ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लैंगिक प्रजनन। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अब किसके बारे में? लैंगिक प्रजनन के बारे में। लैंगिक प्रजनन की विधियां। लैंगिक प्रजनन वह मादा युग्मक के मिलने से के कम से मिलने से होता है।
लैंगिक प्रजनन मादा युग्मक व नर युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन। इस प्रक्रम को कहते हैं निषेचन। इसे निषेचन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन कब होता है? जब मादा युग्मक एवं नर युग्मक मिलते हैं तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें दो युग्मकों का होना बहुत जरूरी है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं का होना भी बहुत जरूरी है। जैव विकास का आधार है विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के बगैर जीवों की उत्तरजीविता नहीं बनी रह सकती। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। अब पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन। पहली बात तो बच्चों आप समझ लीजिए कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक, पुष्प जो होता है, पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। पौधे का जनन भाग कौन सा है? पुष्प। पौधे का जनन भाग कौन सा है? पुष्प। पुष्प ही ऐसा भाग है जो जनन क्रियाएं करता है और सभी जनन अंग पुष्प, पौधे के सभी जनन अंग पुष्प में ही समाहित होते हैं। पौधे के जनन भाग होता है एक फूल के मुख्य भाग, एक पुष्प के मुख्य भाग होते हैं दल, बाह्य दल, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। दल, बाह्य दल, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। दल हरे रंग का होता है, बाह्य दल पंखुड़ियां होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। स्त्री केसर, स्त्री जननांग पाए जाते हैं इसमें। पौधे के जो स्त्री जननांग होते हैं, जो मादा पुष्प होता है वो मादा जननांग सारे स्त्री केसर में पाए जाते हैं एवं पुंकेसर के अंदर सभी नर जननांग उपस्थित होते हैं। दल जो होता है वो हमेशा हरे रंग का होता है। बाह्य दल होता है जो रंग बिरंगा होता है। ये कीटों को अट्रैक्ट करता है जनन क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए। सभी पुष्पों में अलग अलग होता है। सभी पुष्पों में पंखुड़ियां होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी में गुलाबी, येलो, वाइट। तो ये जनन क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अट्रैक्शन उत्पन्न करता है। स्त्री केसर, इसमें सभी स्त्री जननांग उपस्थित होते हैं और पुंकेसर में सभी नर जननांग उपस्थित होते हैं। ये कौन कौन से नर जननांग हैं, कौन कौन से स्त्री जननांग हैं, अभी हम अगले डायग्राम में पढ़ेंगे। फूल के भाग या फूल के प्रकार। फूल के प्रकार, भाग हम पढ़ेंगे अभी। फूल के प्रकार, उभयलिंगी पुष्प एवं एकलिंगी पुष्प। तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों एवं गुड़हल। सरसों, सरसों एवं गुड़हल, सरसों एवं गुड़हल। एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर एवं पुंकेसर में से एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता, तरबूज। अब समझ में आ गया होगा कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? वह पुष्प जिसके ऊपर स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित हों, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित हों, उसे कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। और उसका उदाहरण क्या दोगे? सरसों एवं गुड़हल। एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर एवं पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा। इन दोनों में से एक ही जननांग, या तो ये उपस्थित हो सकता है या ये उपस्थित हो सकता है, या इनमें से एक ही उपस्थित होगा, दोनों उपस्थित नहीं होंगे। एक जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता एवं तरबूज। इसका उदाहरण क्या होगा? पपीता एवं तरबूज। अब पुष्प की संरचना के बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखिए, आपको बताया कि दल, बाह्य दल हमेशा कैसे रंग के होंगे? हरे रंग के।
कैसे रंग के होंगे? हरे रंग के। दल पंखुड़ियां जो होती हैं वो हमेशा कलरफुल होंगी, रंगीन होंगी। कैसी होंगी? रंगीन। इसका कार्य मैंने आपको भी बताया कि ये जनन क्रियाओं के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये देखिए स्त्री केसर का भाग है पूरा, इसे बोलते हैं अंडाशय। यह है वर्तिकाग्र, जो वर्तिका का अग्रभाग है, और ये नली समान संरचना आप देख रहे हैं, ये वर्तिका है। तीन भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसी प्रकार से पुंकेसर जो आप देख रहे हैं कि साइडों में आप, ये है तंतु, जो डंडी नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं तंतु। और जो इसके ऊपर देखिए ये ऐसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन संरचनाओं को बोलते हैं प्रागकोश। क्या बोलते हैं इनको? प्रागकोश, जिसमें होते हैं प्रागकण। जिसमें कौन क्या होते हैं? प्रागकण। और ये प्रागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तभी निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है। तो उसके पश्चात ही नया एक बीज बनता है और वो बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। पुंकेसर, प्रागकोश एवं तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? पुंकेसर। आपको समझ में आ गए होंगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। चारों भाग में दल, बाह्य दल, ये सहायक भाग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सहायक भाग, सहायक भाग होते हैं। और ये मुख्य भाग होते हैं, ये मुख्य भाग होते हैं, आवश्यक भाग होते हैं। ये आवश्यक भाग होते हैं या मुख्य भाग होते हैं। इनका होना बहुत जरूरी होता है। ये सब में मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर सब में मिलेंगे, और इन्हीं से ही जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया। अब क्या आता है? बीज कैसे निर्माण होता है बीज का। हमने अभी आपको बताया कि जो जनन क्रिया के पौधे का जो जनन क्रिया होती है उसके अंदर स्त्री केसर एवं पुंकेसर, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण क्रिया होती है। और ये पौधे के मुख्य भाग या आवश्यक भाग होते हैं। प्राग कोश में उत्पन्न प्रागकण, प्राग कोश में उत्पन्न प्रागकण जब हवा, पानी या जंतु द्वारा सभी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल, उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। कौन? प्रागकण। प्रागकणों के बिना निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी, पर स्थानांतरित होते हैं। प्रागकण से एक नलिका विकसित होती है, प्रागकण से एक नलिका विकसित होती है, जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? बीजांड तक पहुंचती है। जैसे आपको बताया अभी, ये देखो ये बीजांड तक पहुंच रही है, यहां तक। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है। अंडाशय के अंदर आपको अभी बताया, अंडाशय ये है, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। और इसके अंदर नर व मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। कौन सी क्रिया? निषेचन की क्रिया। और ये निषेचन की क्रिया तभी होती है जब मादा युग्मक एवं नर युग्मक आपस में मिलते हैं तथा युग्मनज का निर्माण होता है। वहां पे क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। द्विकोशिकी युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जब युग्मनज में क्या होगा? विभाजन होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, तब किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है, और अंडाशय किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाता है, तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। उसके पश्चात फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अन्य भाग समझ में आ गए आपको कौन कौन से थे? दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब जब बीज का निर्माण हो गया तो उसके सभी भाग फिर झड़ जाएंगे।
तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है और बीज के निर्माण में कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये देखिए, वर्तिकाग्र पर प्राकणों का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर प्राकणों का अंकुरण, प्राकण किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, जैसे एक तंतु है, ये क्या है, पुंकेसर। यहाँ प्राकोष है, ये क्या है, प्रागकोष, प्रागकोष। और प्राग कोष से क्या निकलते हैं, परागकण, परागकण क्या निकल रहे हैं, परागकण। और परागकण किस पे गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर। ये चिपचिपा होता है, यहाँ से ये चिपचिपा माध्यम प्रदान करता है जिससे परागकण चिपक जाते हैं। अब यहाँ से चिपकने के पश्चात इस नलिका के द्वारा ये परागकण कहाँ आते हैं, अंडाशय के अंदर। और अंडाशय में आकर क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक के बीच में निषेचन होता है। और उसके पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज में जब विभाजन होता है तब एक कठोर आवरण के द्वारा बीज का निर्माण हो जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। तो ये समझ में आया होगा बच्चों, आज का चैप्टर इतना ही था। तो आपको किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है, पौधों में जनन किस विधि द्वारा होता है, कायिक, लैंगिक, अलैंगिक जनन, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। समझने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।